ये भी तो है, इस पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपने यहाँ से मार्क मार्क कर लिए, ठीक है, इसको आपने मार्क किया यहाँ पे, इसका मतलब है हमारे पास ये इतनी चीज जो है थी ना ऊपर जो मैंने मार्क की, वो ये वाली चीज है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, ओके जी, ग्रेट हो गया। तो डेड स्पेस क्या होती है? दिस स्पेस ऑन एनी मेजरिंग डिवाइस विदाउट एनी ग्रेजुएशन ऑन इट, दैट इज अ डेड स्पेस, ठीक है, दैट इज अ डेड स्पेस। याद ही नहीं रहा। अच्छा बेटे एक मिनट, मैंने अल्लाह की तरफ देख लिया। ये चैट, ये बेटे यहाँ पे जो चैट करोगे ये तो बेटा कोई भी नहीं पढ़ सकेगा, ये हम नहीं पढ़ सकते बेटे। आपके सामने ये चैट हियर या चैट असिस्टेंट लिखा होगा बेटे, उस पे चैट करनी मेरा बेटा, वो स्क्रीन हमारे सामने होती है, दूसरी स्क्रीन हमारे सामने नहीं होती है, ठीक है। हाँ, डेट्स पे बेटा काउंट होती है, करनी भी होती है उसको भी, ठीक, मैंने कहा ना 8 में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आए हुए हैं इसका मतलब है, ठीक है। तो वी नीड टू कंसीडर डेड स्पेस को काउंट नहीं करो, क्योंकि आपने यहाँ से मेजर करना शुरू, ऑब्जेक्ट यहाँ से, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रखनी चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ से मेजर करते हैं आप, 0 जब स्टार्ट हो, 1 एंड 0 पे होना चाहिए ना, इस ऑब्जेक्ट के 1 एंड 0 पे होना चाहिए, उसने 0 पे तो रखा नहीं, उसने यहाँ पे रख दिया, इस एंड पे रख दिया, और इस एंड पे यहाँ पे इतनी ग्रेजुएशन ही कोई नहीं है, तो पहले हमने मेजर कर लिया इसको डेड स्पेस को, उसके अंदर ये वैल्यू ऐड अप करोगे ताकि टोटल लेंथ हमारे पास आ सके, ठीक है, ताकि टोटल लेंथ हमारे पास आ सके। अहमद, अगर आपने लास्ट डे प्रिपरेशन नोट्स, आप लिंक भी बेटे आज मिल गया होगा आपके पास पेपर का, उसके अंदर भी मैंने रखे हुए हैं, आप ज़ैनामैटिक्स की साइट पे जाओगे, ओ लेवल सोर्स में जाओगे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, सारे के सारे, और वो भी मिल जाएंगे आपको लास्ट डे नोट पे, ठीक है। पेपर 2 कराऊंगा बेटा, उसके लिए फिर बताऊंगा कितने मार्क्स आने चाहिए, हर चीज़ मैं उसमें एक एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ होता हूँ, ठीक है, उसमें कवर करेंगे फिर, इस तरह क्लास, बाकी क्लास डिस्ट्रैक्ट हो, मेरे सामने नहीं हो ना, ऑनलाइन में बेटे। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, तो डेड स्पेस बेटा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। अच्छा जी हाँ दी, quantities that can be described as scalar or vector, which row shows the scalar quantities, and scalar हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें सारों को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज वेक्टर, फोर्स क्या है, वेक्टर, टेम्परेचर क्या है, स्केलर, displacement is vector, mass is scalar, force is vector, distance is scalar, force is vector, weight is vector, distance is scalar, mass is scalar, temperature is scalar। राइट साइड पे आते हैं, डिस्टेंस इज स्केलर, वेट इज वेक्टर, मास इज स्केलर, डिस्टेंस इज स्केलर, वेट इज वेक्टर, टेम्परेचर इज स्केलर, डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, मास इज स्केलर, टेम्परेचर इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, वेट इज वेक्टर, तो आंसर इज डिंग डोंग हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा, ग्रेट। हादी कहाँ भेजा क्वेश्चन, चेक माय क्वेश्चन, लेकिन बेटा आई क्यों नहीं है, इसी में भेज दो, ठीक है। The diagram shows the speed time graph for the two objects moving with uniform acceleration. Uniform का मतलब हो गया constant acceleration. Constant यानी acceleration की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। एक मिनट बेटे, अपना हाथी को ट्रबल है, बच्चे को। हाँ जी हाथी सर, एट 0 हाउ 0.2 द वैल्यू, बेटे एक मिनट गौर से देखो, अब मैं इसको इसके थ्रू नहीं दो, हाथी ये क्वेश्चन यहाँ देखो यार, ये उसने बेटे कहा हुआ ना, ये मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एक डायमेंशन, यहाँ तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कौन सी आ रही है, कोई भी नहीं आ रही, नहीं ना आ रही। अच्छा, एक्चुअली ये होना इस तरह हमें मेजर करना चाहिए था, हमें मेजर इस तरह करना चाहिए था, एक तो ये होगी, दूसरी हमें इस तरह मेजर करना चाहिए था इसको, ये होगी,
एक वैल्यू बेटे 0 पे आनी चाहिए थी मेरी, दूसरी वैल्यू आनी चाहिए थी मेरी यहाँ पे। हमें इस तरह मेजर करना चाहिए था ना, हमारी मेजरमेंट इस तरह होनी चाहिए थी कि एक वैल्यू हमारी 0 पे आ रही होती एक साइड की, दूसरी वैल्यू कहाँ पे आ रही होती बेटा, यहाँ पे आ रही होती। तो अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे आ रही होती तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 1.3 बन रही है सेंटीमीटर में। यानी इसकी जो लेंथ आ रही है वो 1.3 सेंटीमीटर आ रही है। जबकि यहाँ पे देखते हो लेंथ कितनी थी, 1.1 थी। लेकिन क्योंकि इतनी स्पेस, इतनी लेंथ ऑब्जेक्ट की है थी, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन से मेजर करने के लिए जीरो यहाँ था, जीरो यहाँ था, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने क्या किया है, उसने ये किया कि एक और थर्मामीटर लेके ना, ये इस थर्मामीटर कह रहे हैं, एक और हमारे पास रूल लेके इस चीज को पहले मेजर कर लिया। उसने इस चीज को मेजर किया पहले, ये लो, उसने मेजर कर लिया। अब मेजर मेजर किया तो मुझे ये बताएं आप कि ये वैल्यू, हो आजा, डिस्टर्ब होगी ना। हमारे पास ये आप देखो, ये 0 पे है। ये चीज थी जो मेजर करनी थी कि कितनी है इसकी, इतनी स्पेस के अंदर कितनी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, नीचे मीटर लगा हुआ है। ये ऊपर तो वही रूल है जो हमारे पास, ये देखो ये वही रूल है, जिसको ये वाला रूल और ये वाला रूल एक ही है तीनों पोजीशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इतने हिस्से की जो ग्रेजुएशंस हुई हुई हैं वो है कितनी है, जो मैंने वहां पे मार्क किया होता किसी और कलर का। अब यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ मैं, बेटे यहाँ पे ये जो हमारे पास है, इतने हिस्से, कितनी हमारे पास इसकी वैल्यू है। हमने वो वैल्यू यहाँ से जाके देख ली कितनी बन रही है हमारे पास, दैट इज 0.2 होगी। दिस इज 0.2 आ रही है ना, ये 0.2 ये आपके पास आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये 1.1 के अंदर ये 0.2 ऐड कर दी, ये वाली, यानी ये वाली जो आपके पास आ रही, इतना हिस्सा जो आ रहा है ये 0.2 हो गया। इतना हिस्सा जो आ रहा है ये कितना हो गया, 1.1 हो गया। तो क्या होगी, 0.2 प्लस 1.1 करोगे तो 1.3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, आशिरा कह रही है सर अक्टूबर नवंबर 25 P1 नहीं करना था बेटे। ये कौन सा मेरा बेटा जी, वही है, वही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। इसका मतलब है अगर आप आपने रेफर करना है तो आप यहाँ पे रेफर करोगे नीचे वाली साइड पे। ओके, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बेटे। अब पेस थोड़ी सी ज्यादा तेज करनी पड़ेगी बेटे, क्योंकि कवर भी करना होता है हमने। डायग्राम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। A student uses the graph to make two conclusions. The distance traveled by object P is 26 meter less than the distance traveled by object Q. अब distance travel कैसे निकालना है? It is obtained by taking area under graph. ठीक है, अगर एरिया अंडर ग्राफ लेते हो बेटे हमारे पास, इसका अगर एरिया लें ग्राफ का, ये वाला हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस एरिया इज, ये तो क्लियर है ना आप सबको कि एरिया अंडर ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरा डिस्टेंस कितना आता है हमारे पास, डी पी कितना आता है, हाफ, एक वैल्यू हमारे पास 4.0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास 6.0 आ रही है, तो 6 × 2 इज 12.0 मीटर हो जाएगा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये हमारे पास अगर एरिया लेते हो, एरिया अंडर ग्राफ, तो दिस डिस्टेंस फर्दर बी इक्वल टू डी क्यू ले लिया, हाफ, क्योंकि ट्राइंगल बन रही है। एक वैल्यू बेटे 5.0 एंड सेकंड वैल्यू इज 10, तो 5 5 25.0 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस हमारे पास बेटे ये इस तरह आ रहा है, एक का हमारे पास 12, दूसरे 25, बिल्कुल ठीक है फातिमा आमिर आपका। अच्छा, एक्सलेशन ऑफ पी इज दिस वन। अब एक्सलेशन के लिए आप क्या करते हो, ग्रेडियंट लेते हो। एक्सलेशन के लिए आप क्या करोगे, ग्रेडियंट। तो अगर ग्रेडियंट मैं लेता हूं तो क्या होगा, या स्लोप जैसे 6.0 - 0 ओवर
4.0 माइनस 0, तो हम 6/4 3/2 हो गया, 1.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और अगर मैं इसका अगर हमारे पास लेता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट, तो क्यू की जो हमारे पास एक्सलेशन आ गई इस ऑफ पी, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 10.0 माइनस 0 ओवर 5.0 माइनस 0, तो इसमें 5 टाइम्स 2 इज 10, 0.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। तो बेटे हमारे पास पूछा क्या हुआ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी इज 26 मीटर लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू। ठीक है, तो हमारे पास बेटे 26 मीटर लेस तो नहीं है, ये 12 है, ये हमारे पास है, तो ये तो गलत हो गया, ये इसने गलत कहा हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ पी इज 0.5 मीटर पर सेकंड लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। हाँ, क्यू की हमारे पास कितनी है, दिस इज 2, इसकी कितनी है 1.5, तो इसका मतलब है हमारे पास ए क्यू जो है ए पी प्लस 0.5 करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास वो जो उसने जो कहा एक्सेलरेशन ऑफ पी जो है वो लेस है एक्सेलरेशन ऑफ क्यू से, बिल्कुल ठीक है। ए पी जो आ रही है, ए क्यू जो हमारे पास होगी उसमें से 0.5 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे भी देखो इसमें 0.5 ऐड करो तो ये वैल्यू आएगी 2 के बराबर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेर यार, आपका सी कह रहे हैं, तो आंसर इज ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज सी। ठीक है, सी आंसर होगा बेटा इसका। ठीक है, सी का ठीक हो गया सारों का, इसी का ओके ठीक बताया सारों ने। क्वेश्चन 4 के अंदर आ गया, which speed time graph represent the motion of a railway train making a short stop at a station। short stop का मतलब क्या होगा, क्योंकि स्टॉप कर गई है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटे। जब स्टॉप कर गई है तो स्पीड 0 होगी, बिल्कुल ठीक है। तलबिया बिल्कुल ठीक हो गया। तो बेटे स्पीड 0 किस में हो रही है, वो तो सिर्फ सी में हो रही है ना, स्पीड 0 सिर्फ सी में हो रही है, इसमें किसी में स्पीड 0 हो ही नहीं रही। इसमें स्पीड किसी जगह भी इसके अंदर ए में देखो 0 है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता, फिर इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ओहो, इसमें भी नहीं है, तो इसमें हमारे पास क्या आ रही है, स्पीड 0 हो रही है यहाँ पे। तो आंसर हो गया हमारे पास दिस इज, ओहो, सही हो गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन 3 दोबारा अहमद बेटा इस तरह फिर आपने इसका मतलब किया ही नहीं है, आपने पहले किया ही नहीं हुआ क्वेश्चन अहमद। दिस थिंग प्रैक्टिस सिग्निफाइज, मेरा बेटा क्वेश्चन पहले करो, मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब एंड के अंदर होना, क्योंकि जब नेक्स्ट पे आ चुके हैं अब हम। बेटे डायग्राम शोज एन एथलीट, इस तरह फिर बेटे पूरे क्वेश्चन होते नहीं है ना मेरा बेटा, पहले क्वेश्चन करो, हो नहीं सकता फिर ना समझ आ सके, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप दोबारा किया सारा। द डायग्राम शोज एन एथलीट ड्यूरिंग प्रेस अप ऑन अ फ्लोर, द एथलीट इज यूजिंग both hands, the area of contact of each hand with the floor is s, okay, the athlete toes act on the pivot during each press up, ठीक है। The athlete weight is W act on the point X. The distance between his toes and the point X is 3/4 the distance between the toes and the shoulder, ठीक है। The distance between his toes and point X, ये वाला, this distance is ये, this is 3/4, 3/4 हो गया D के बराबर। D क्या है, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टोज एंड द शोल्डर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है दिस इज D एक्चुअली, ये डी हो गया, तो ये मैंने किसके लिए 3/4 डी के बराबर हो गया। ठीक है, 3/4 डी के बराबर हो गया। हाँ स्ट्रीम में करवाया बेटे, करवाया, लेकिन वो स्ट्रीम के कई बच्चों ने नहीं अटेंड की होगी ना, मैं तो एक एक बच्चे को फोकस करना है, साथ साथ ही लेके फोकस करना है। इसलिए स्ट्रीम तो टोटली चलो अलग चीज़ है, हुई है नहीं हुई, किसी ने अटेंड की है नहीं अटेंड की, हमने इसको लेके चलना होता सारा को। अच्छा अच्छा जी, ये हो गया बेटे 3/4 डी हो गया, वो मैंने डी कंज्यूम किया हुआ है। ठीक है, और अगर डी नहीं लेना, आपने लेंथ लेनी है तो लेंथ भी ले सकते हो इसको, अगर इसको एल ले लेते हो तो ये भी, इफ दिस इज एल तो ये 3L/4 हो गया। अब ये जो हमारे पास
लग रही है, वेट जो है, वेट से कंपेल करेगा इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो हमारे पास दोनों हाथों पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी दोनों पे फोर्स एफ अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है ना, वो प्रेस अप कर रहा है। तो ये भी बेटे दो फोर्सेज हैं दोनों हाथों से, एफ प्लस एफ दे आर इक्वल टू 2f के बराबर होगी। और किस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन विच इज क्लॉकवाइज। नाउ अब हमारे पास हमने क्या चीज निकालनी है, दिस इज एब्सोल्युटली एन ए स्टार गेट क्वेश्चन। हमने क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर किसके बराबर था, P इक्वल्स टू F ओवर A के बराबर। तो फोर्स कैसे आएगी हमारे पास, मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, पहले हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए वी शैल मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज के लिए फोर्स कौन सी लग रही है, ये 2F लग रही है बेटे, दिस इज 2F, सॉरी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या है, वो पिवट पॉइंट ये वाला बन रहा है, टोज जो बन रही है उसकी। ठीक है, तो दिस इज L के बराबर हो गया। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कौन सी लग रही है, उसका वेट है बेटे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया, दिस इज 3L/4 उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो बेटा ये लेंथ तो कैंसिल होगी दोनों से। ठीक है, तो हमारे पास दिस फोर्स फर्दर भी इक्वल टू 3W/4 टाइम्स 2 इज 8। ये हमारे पास फोर्स आ गई बेटे, एक हाथ की जो लग रही है। उसने कहा प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पाम ऑफ ईच ऑफ द एथलीट्स हैंड। एक हाथ का आपने देखना, दोनों का नहीं, ईच। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू F ओवर A, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। ठीक है, अब बेटे हमारे पास फोर्स कितनी लग रही है, दिस इज 3W/8, ये फोर्स होगी। ठीक है, और हमारे पास एरिया किसके बराबर हो गया, उसने हमें दिया हुआ था विद द फ्लोर इज एस, एस एरिया आ गया बेटे हमारे पास। ठीक है, एस हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हो, हमारे पास इसका मतलब ये 3W/8 है डिवाइडेड बाय एस है, तो एस के नीचे 1 नहीं होता होगा ना। फर्दर करते हो तो 3W/8 मल्टीप्लाई बाय 1/s हो गया, तो किसके बराबर होगा, 3W/8s हो गया। एब्सोल्युटली ए स्टार गेट क्वेश्चन है ये, दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एग्जामिनर निकाला और ठीक ठाक लेंथी क्वेश्चन है। यानी अब इस क्वेश्चन को अगर हम वैसे अगर करते हैं क्लास में तो ये टाइम वेस्ट करेगा। क्लास में करने का मतलब एग्जाम में ज्यादा टाइम लग गया तो इसका मतलब है ये इसमें इट विल कॉस्ट ट्रबल। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर उस टाइम नहीं हो रहा होगा तो उसको छोड़ना है फिर। ठीक है, उसको छोड़ना है, एंड में करना है। ईच हैंड का पूछा हुआ है, हर हाथ का, इसलिए एक एक चीज को मैंने कवर किया बेटे। ये टोटल हमारे पास हेल्थ है, ये हमारे पास क्या है, एक है हाथ कल क्या है, अगर F प्लस F 2F के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक हो गया, 2F के इक्विवेलेंट हो गया और उसको आपने कर दिया। अच्छा, अब जवाब निकला सर समझ नहीं आया। ठीक है बेटे, यही मैंने एब्सोल्युटली ए स्टार गेट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप जवाब मेरे कराने से पहले एटलीस्ट करना है बेटे। आप दोबारा सुनिएगा प्लीज। हमारे पास ये है जवाब। ठीक है, ये है जवाब। उसने कहा कि हमारे पास ये प्रेशर कितना कॉज है, ये आपने, ये एक हाथ का एरिया दे दिया गया। प्रेशर का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, P इक्वल्स टू F ओवर A होता है। P इक्वल्स टू F ओवर A होता है। ठीक है, अब हमें प्रेशर निकालना था लेकिन फोर्स हमारे पास है ही नहीं। एरिया हमारे पास है, एरिया किसके बराबर है, एस के बराबर है, उसने दिया हुआ एक हाथ का। ठीक है, लेकिन जब प्रेस अप कर रहे हो तो दोनों हाथ यूज कर रहे हो। अब भी हमारे पास फोर्स कैसे निकलेगी, फोर्स हमारे पास निकलेगी बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये फोर्स जो लग रही है अपवर्ड लग रही है, कौन से दो हाथ लगा रहे हैं ना, तो एक हाथ की फोर्स एफ है, दूसरे की भी एफ है, तो टोटल फोर्स क्या आएगी, 2F होगी। तो हमने यहां से निकालनी है बेसिकली फोर्स जो टोटल लग रही होगी, क्योंकि इसके हाथ का एरिया गिवन, तो प्रेशर भी इसी हाथ का निकालना है ना। ठीक है ना, तो हमारे पास बेटे उसने पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये जो डायमेंशन है ये वाली,
वेट और टोस के दरमियान जो आ रही है, इसने क्या 3/4 है जो टोटल डायमेंशन है एस से लेके टोस तक। अगर ये एल लेता हूँ, इसका मतलब मेरे पास टोटल डायमेंशन जो लगी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारे पास दिस इज इक्वल टू एल है। ये एल होगी। बात क्लियर होगी? ये एल के बराबर आ गई। अच्छा, अब इसका मतलब है पहले आप क्या निकालोगे? ये फोर्स निकालोगे। अब मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट। ये फोर्स किस डायरेक्शन में मूव करवा रही है? क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो है दिस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करोगे। ठीक है, मोमेंट अप्लाई करके बेटे पहले आप फोर्स निकालोगे, ये इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू निकलेगी ये। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू निकलेगी। मोइन फिर कह रहे हैं सर 2F कैसे? मोइन बेटे दो हाथ है उसके। सवाल को पढ़ो ना, उसमें कहा हुआ है। ठीक है, यूज एथलीट यूजिंग बोथ हैंड्स। बोथ हैंड्स। ठीक है, दोनों हैंड अगर यूज करोगे, दोनों हाथ कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब है, और एरिया एक हाथ का गिवन है, तो इसका मतलब 2F होगी ना फोर्स। तो इसलिए आपने यहाँ से F की वैल्यू निकालोगे। फिर F की वैल्यू निकालने के बाद दूसरा फिर फॉर्मूला आपने P इक्वल्स टू F/A अप्लाई करना है टू गेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच हैंड। ये है क्वेश्चन। ठीक है sir, we are meant to find the pressure for one hand, then why don't we use the force for one hand as well? बेटे एक हाथ की फोर्स आएगी, एक हाथ की आएगी। जब अब ये मैंने एक हाथ की आ रही है, लेकिन टोटल फोर्स लग कितनी रही है टू दिस परपेंडिकुलर? वो तो दो हाथों की लग रही है, तो प्रिंसिपल मोमेंट को यूज करते हो आप इसको करोगे। ठीक है। अच्छा, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेटे वो इस लेवल पे डेफिनेटली मैं आउटगोइंग क्लास को पढ़ा रहा हूँ कि क्लॉकवाइज कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा। बेटा पीछे क्लॉक रख के देख लो। अब हमारे पास क्लॉक रखते हैं 12, 3, 6, 9। ठीक है, तो इसका ये जो हमारे पास डायरेक्शन होती है ये क्लॉक की होती है, तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है। ये जो डायरेक्शन होती है बेटा ये एंटी क्लॉक होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज यही। ठीक है, नहीं बेटा एक ही हाथ की फोर्स आई है ना, फोर्स एक हाथ की है, तो एक हाथ के बेसिकली एरिया लेंगे। ठीक है, 2S नहीं लेंगे, एक हाथ का, इसलिए मैं किया बेटे इसको। अब दोबारा भी आपने करना है, जिससे मैंने लिख दिया ए स्टार गेट क्वेश्चन है। ठीक है, 3/4 बेटे सवाल को नहीं पढ़ा हो बेटे, आप सवाल को पढ़ो प्लीज। आप लोग सवाल नहीं किए, बच्चों ने पढ़ा, मैं नोट डाउन करता बेटे। आप सवाल ही नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो कैसे होगा? उसने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 3/4 उसने कहा हुआ है। तो जब क्वेश्चन में कहा हो तो उसको फिर हमने उस क्वेश्चन को रीड करना है ना। और मैंने शुरू कह दिया कि ए स्टार गेट क्वेश्चन है, तो इसको इसके क्वेश्चन को दोबारा क्लास के बाद भी एक दफा आपने करना है। नहीं होगा, एक ही हाथ के इब्राहिम लेना है, एक ही हाथ का, एक ही हाथ का। ये फोर्स एक एफ आई है, 2F आ रही है फोर्स कोई। ठीक है, और एक हाथ को उसने लिखा हुआ है। जब फोर्स एक हाथ की आ रही है, F आ रही है, 2F थोड़ी आ रही है, तो बेटे एरिया भी एक हाथ का लोगे ना। ठीक हो गया। तो हमारे पास बेटे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होता है, तो प्रेशर का हुआ है, प्रेशर F/A होता है, फोर्स गिवन, तो फोर्स कैसे निकल सकती है? वो हमारे पास प्रिंसिपल मोमेंट से ही निकल सकती है। इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर मेथड एनी टेक्निक बाय व्हिच वी आर एबल टू डू दिस वन। तो ट्राई टू रियलाइज देयर आर फ्यू क्वेश्चन व्हिच ओनली ए स्टार स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट। ठीक है, ये उन क्वेश्चंस में है, उन क्वेश्चंस में है। दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एग्जामिनर आपसे करवा रहा है क्वेश्चन। तो प्लीज इस क्वेश्चन को क्लास के बाद दोबारा करना है। ठीक है, पैनिक अटैक बेटे पहले आया नहीं करता, आजकल की जनरेशन को ज्यादा आना शुरू हो गया है। तो उसको उस टाइम जब पैनिक अटैक है थोड़ा चीज छोड़ते हैं। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं दो दो समझा दिया ना। अभी भी दो बच्चे कह रहे हैं सर वो हमें समझ नहीं आया, तो उनके लिए मैंने कहा बेटे दोबारा करना, नहीं होगा तो मैं होता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, 6 क्वेश्चन पे आगे बेटे। अ पैराशूट falls towards a ground at constant speed that is fully open when a fully open parachute with statement is correct। ठीक है, कह रहे हैं डी आंसर है, सी आंसर है हमारे पास। चलें, विच स्टेटमेंट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूट, नो रिजल्टेंट फोर्स कहता तो फिर हो सकता था। अब ये पैराशूट टोटली ओपन है, ये पैराट्यूब पर इस तरह आ रहा है, ये इस तरीके से। फोर्सेस लग कौन सी रही हैं? एक इसका वेट लग रहा है बेटे,
दूसरी फोर्स कौन सी लग रही होती है? एयर रेजिस्टेंस, ऐसे ही है ना? ठीक है। वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो। फोर्सेस क्या होंगी? बैलेंस हो रही होंगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो। रिजल्टेंट फोर्स या एक्सलेशन क्या होगी? दैट इज जीरो। यानी डाउनवर्ड वेट जो है इट इज बैलेंस पे अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस। लिख दिया नो फोर्स एक्स ऑन, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्यों? वेट भी लग रहा है, ये फोर्सेस नहीं है, तो ये दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। फोर्सेस लग रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बेटे, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ठीक है, कह रहे सर बी है, बी है। बेटे एक दफा करके अपने दोबारा नहीं किया करो, वो उतने वो कोई बच्चों का निकल सकता है बेटे। वो किसी बच्चे को मैंने समझाना हो तो मेरे वो निकल जाएगा। फिर आप बहुत ज्यादा कर देते तो फिर वो नाम ऊपर चला जाता, दोबारा दोबारा नीचे करना पड़ता, टाइम जाया हो जाता बेटे। फोर्स लग रही है। फिर लिखा बी में द अपवर्ड फोर्स ऑन द पैराशूट इज इक्वल टू वेट। ये बात सच है। अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस और डाउनवर्ड फोर्स, दिस इज करेक्ट। सी में क्या लिखा हुआ है? कि सी में लिखा था अपवर्ड फोर्स ऑन द पैराशूट इज ग्रेटर देन द वेट। बेटा अगर ग्रेटर देन वेट होता तो फिर ये हमारे पास यूनिफॉर्म फिर रिजल्टेंट फोर्स डिफाइन होती। फिर रिजल्टेंट फोर्स आती है, रिजल्टेंट फोर्स होती है तो चीज एक्सेलेरेट करती है या रिटार्ड करती है। ठीक है। और फिर कांस्टेंट स्पीड नहीं होती, फिर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, फिर तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स आ गई। जब भी किसी पे रिजल्टेंट फोर्स आती है तो चीज क्या करती है? एक्सेलेरेट करती है। ठीक है, अगर एक्सेलेरेट करती है तो इसका मतलब इस पे फिर फॉर्मूला लगना चाहिए एफ इक्वल एम ए। यहाँ तो ये कह रहे हो। फिर कह रहे अपवर्ड फोर्स इज लेस देन द वेट, इस पे भी फॉर्मूला फिर एफ इक्वल एम ए लग रहा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन रिटार्ड करेगी, तो यहाँ तो हमारे पास वैसे तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज बी फॉर बिस्मिल्लाह होगा बेटे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से। सर टर्मिनल स्पीड रीच कर चुका है, बिल्कुल एक्सीलेंट, बिल्कुल टर्मिनल स्पीड ही ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर चुका है। ठीक है। उसके बाद सेवंथ में a student measures the density of an irregular shaped stone, irregular shaped stone density। ठीक है। which item of equipment are needed? हमें एक पे इरेगुलर के लिए एक तो हमें टॉप एंड बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, बिल्कुल हमें बैलेंस चाहिए टू मेजर मास। मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर, बिल्कुल हमें मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर चाहिए ताकि वॉल्यूम आ सके, यहाँ से वॉल्यूम आना है। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम आएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? मैस आ जाएगा। तो यही, और हमने डेंसिटी का फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू एम और वी। अप्लाई करेंगे तो ये ए ठीक लिखा हुआ। बी में बैलेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, रूलर की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सी है? वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है कि जिसकी डायमेंशन हम इजीली मेजर कर सकें। ठीक हो गया। अ रूलर एंड अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर, मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर तो चाहिए लेकिन रूलर की जरूरत नहीं है। अब मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर ओनली, लेकिन ओनली लिखे, दिस इज रॉन्ग, तो आंसर दिस वेरी क्वेश्चन इज ए फॉर अल्लाह। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट में eighth question, when the table shows how the extension of spring varies with the load, between which two point is the limit of proportionality? What is limit of proportionality? Limit of proportionality क्या है? This is the end point of straight line from the origin. End point of straight line from the origin। जवाब तुम कॉन्टिन्यूस बेटा उसको कह रहे हो कि अगर ये होता तो फिर क्वेश्चन क्या होता बेटा? जो है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड ना होती तो फिर डेफिनेटली वो एक्सलेट कर रहा होता ना नीचे की डायरेक्शन में। वो तो अंडरस्टूड फिर चीज है बेसिकली कि चीज ऊपर से नीचे है, पैराशूट ओपन नहीं है तो उसे नीचे एक्सलेट करता हुआ आ रहा था। वो बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटे। जब कांस्टेंट स्पीड होगी फिर फोर्सेस जीरो हो जाती हैं बेटे, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है। ठीक है। क्योंकि फिर अगर मैं इस तरह करूंगा ना बेटा, फिर पीछे पीछे जाऊंगा इस तरह, तो वो फिर अगला एक और दूसरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता, मैंने एक सीक्वेंस फिर हमने लेके चलना होता मेरा बेटा। और क्वेश्चन प्लीज मेरे कुरान से पहले बच्चों का बेटे वो प्लीज गलत होंगे उसको कुरान करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन पहले नहीं किया तो फिर बेहतर नहीं आता बेटा, रिजल्ट बेहतर नहीं आता। थोड़ा सा चाहे गलत हो लेकिन करो जरूर प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन कई बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता तो इसलिए फिर वो ट्रबल कॉज कर रहा है। लो बेटे, हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फोर्स और यहाँ पे लेता हूँ एक्सटेंशन लेता हूँ, ये फोर्स होगी और ये एक्सटेंशन को एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, फोर्स को इसका, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है ये।
उसके बाद ग्राफ क्या होना शुरू होता है, कर्व होना शुरू होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा होता है जिसको आप कह रहे होते दिस इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और पेपर में रख के कैसे देखना होता है, इसमें आपने फुट रख के देखना होता है इस तरह कि कहाँ तक एंड पॉइंट आ रहा है, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है? अच्छा, अब इसी चीज़ को गौर से अगर देखते हो, इसमें कितना हमारे पास 0 से 2 न्यूटन हो रहा है। 2 न्यूटन की हमारे पास अगर फ़ोर्स ज़्यादा करते हो, तो एक्सटेंशन कितनी आ रही है हमारे पास, वो 3 सेंटीमीटर आ रही है बेटे। एक्सटेंशन क्या 3 सेंटीमीटर आ रही है विद द इंक्रीज़ ऑफ 2 न्यूटन फ़ोर्स, विद द इंक्रीज़ ऑफ 2 न्यूटन फ़ोर्स। अब यही चीज़ देखो आगे आ रही है, नहीं आ रही। यहाँ पे भी हमारे पास 2 न्यूटन की फ़ोर्स है बेटा, एक्सटेंशन कितनी आ रही है, वो हमारे पास 3 ही आ रही है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास 2 से 4 से 6 पे चला गया, 2 न्यूटन की फ़ोर्स, एक्सटेंशन भी 3 है। नेक्स्ट में 6 से 8 पे, 6 से अगर 8 पे चले गए बेटा, फिर 2 न्यूटन की फ़ोर्स, एक्सटेंशन हमारे पास 3 की ही आ रही है, ठीक है? ओ ये भी हमारे पास ठीक है। फिर 8 से 10 पे जाते हो और 12 से 15 पे चली गई, ये भी हमारे पास ठीक ही हो गया बेटे, ये भी वही चीज़ आ रही है। 10 से 12 फिर हमारे पास 2 न्यूटन की फ़ोर्स है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं आ रही बेटे यहाँ पे। एक्सटेंशन 20 पे चली गई है फ्रॉम 15, तो कितनी होगी 5। इसका मतलब है इस रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो वेरिएशन आ गई है, इस रीजन के अंदर। ये ये 5 नहीं है, दिस इज़ 15। यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, कर्व हो गया। अगर ग्राफ कर्व हो गया तो आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। दिस इज़ 10 टू 12 के इन बिटवीन, ये हो गया। लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, अ मैन स्टैंड्स एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ की सरफेस। द वेट ऑफ द मैन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड, द वेट ऑफ मैन इज वन फोर्स इन अ पेयर ऑफ फोर्सेस। व्हिच फोर्स इज द अदर फोर्स इन द पेयर? ठीक है, वो वाली फोर्स होगी अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द अर्थ। ठीक है ना? अदर फोर्स क्या होगी, दिस अपवर्ड फोर्स, फोर्स या पुल कह लो, ऑफ मैन ऑन अर्थ होगी। द फोर्स डाउनवर्ड इज द डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होना जरूरी है। फोर्स डाउनवर्ड गलत हो गया, फोर्स अपवर्ड ऑन द अर्थ, दिस इज करेक्ट। द फोर्स अपवर्ड ऑन द मैन, नहीं। आंसर होगा बेटा सी फॉर कैम्ब्रिज, सी फॉर कैम्ब्रिज, सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक है, फोर्स हमेशा पेयर फॉर्मेट में लगती है, दो ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। मैंने आपको 5 चीजें बताई थी न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर। ठीक है, हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ में क्या थी, ये फोर्स की टाइप ऑफ फोर्स क्या होती है, हमेशा सेम होती है। न्यूटन थर्ड लॉ में हमेशा टाइप ऑफ फोर्स, अगर एक अट्रैक्टिव है दूसरी भी अट्रैक्टिव होगी, अगर एक रिपल्सिव है दूसरी भी रिपल्सिव होगी। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास एक्ट्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, हमेशा वो इक्वल होता है। और फोर्स क्या होते हैं, हमेशा दैट इज इक्वल, सेम। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, हमेशा ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट। और टाइम इंटरवल फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, टाइम इंटरवल फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस जो होती है दोनों का हमारा सेम होता है, ये इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये चीज़ें बेटे जो ज़रूरी हैं हमारे पास, ये न्यूटन थर्ड लॉ जो है हमें स्पेसिफाई कर रहा होता है। इसकी जो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में लिखी है, इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, द ऑब्जेक्ट विल आल्सो एक्सर्ट द सेम टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया? ठीक हो गया। डी नहीं हो सकता, तो फोर्स अपवर्ड ऑन द मैन क्या थोड़ी होगी। अपवर्ड फोर्स ऑन द मैन हमारे पास वो रिएक्शनल फोर्स है, रिएक्शनल फोर्स है बेटे। जो अर्थ, अगर ये क्वेश्चन होता है ना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द, दो ऑब्जेक्ट्स पे लगता है ना, ये तो लॉ क्लियर हो गया, दो ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। इसमें देख बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट ए कौन सी है, वो क्या मैन हो गया। ऑब्जेक्ट बी कौन सी होगी, वो क्या अर्थ है। ठीक है,
तो अर्थ अगर मैन पे फोर्स एक्सर्ट करती है डाउनवर्ड, तो मैन भी अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड, बस ये आंसर है। ठीक है, ऑन अर्थ। ठीक है, ये फोर्स ऑन मैन था, वेट ऑफ द मैन इज वन फोर्स, ये डाउनवर्ड थी, ये क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, वेट ऑफ मैन इज वन फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑन मैन ऑन द अर्थ, ये होगी। ठीक हो गया, फोर्स हमेशा पेयर फॉर्मेट में लगती है, और ये 5 चीजें न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करवा रहा होता है आपको। इसको अगर किसी बच्चे ने इस तरह स्टेट किया ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, तो इसका मतलब इंतहा का गलत कॉन्सेप्ट है बेटे, इस तरह ना लिखना इसको कैमरे के लिए। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बेटे, इस पे क्वेश्चन, दिस इज एब्सोल्युटली ए स्टार गेट क्वेश्चन अगेन। इसका क्वेश्चन हमेशा जो होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हमेशा क्वेश्चन होता है, और हमेशा वो ए ग्रेड अटेम्प्ट का होता है। द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ सैंपल of gas at constant temperature is plotted. The pressure is decreased to 12.5 kilopascal. ठीक है, 12.5 kilopascal. What is the new volume? 12.5 बेटे अगर वैसे देखें हम लोग, 12.5 कहीं यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे लिख दूं 12.5 हो गया ये। वो कहता है यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नाउ इफ आई सपोज बेटे ये P1 हो गया, दिस इज P1, ये हो गया V1, दिस इज P2, ये V2 के हमने डिटरमिन करना है। तो कह रहे हैं ए आंसर आ रहा है, पता नहीं, अब देखते हैं। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो गया। P1 किसके बराबर है, दिस इज 30 किलो है बेटे। किलो लिखना तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल है, मैं नहीं लिख रहा इसको। वॉल्यूम हमारे पास कितना है बेटे, 5। ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 12.5, V2 है विच इज टू बी डिटर्मिन, एंड इफ यू सॉल्व इट 35 से 150 हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 12.5, तो ये आंसर है बेटा हमारे पास ओके ओके, इसका मतलब कंसिडर करना पड़ना, क्योंकि वैल्यू टेंस में -2 ये इस तरह गिवन है, ये भी आ रहा है और ये भी ऑर्डर आ रहा है, तो इट मींस मुझे फिर ये कंसिडर करनी पड़नी है बेटे वैल्यू सारी की सारी, यानी 30 टाइम्स 10 टू, पूरा ही कर लेते हैं, टाइम्स 10 टू रेस पर 3, और वॉल्यूम हमारे पास जो है दिस इज 5 टाइम्स 10 टू रेस पर -5, क्योंकि ये पावर ऑफ 10 जो गिवन है, फिर इसको कंसिडर करना पड़ेगा हमारे पास। ऑल द प्रेशर तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम वो नीचे 2 वैल्यूज गिवन उसी तरह पैटर्न पे, टाइम्स 10 टू रेस पर 3। अब इसको आप सॉल्व करते तो 1.2 टाइम्स 10 टू रेस पर -4 मीटर क्यूब आंसर आ रहा है, विच इज ए फॉर अल्लाह। 10th का आंसर हो गया ए फॉर अल्लाह। ठीक है, अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर बेटे हमारे पास, अब मैंने पहले नहीं लिया था, बाद में क्यों लिया बेटे, ये क्यों, ये चीजें सीख थी, ये -2 भी ऑर्डर आ रहे थे, 12 मेरा भी आंसर आया था बेटे हाजरा, ठीक, लेकिन मैंने फिर नीचे देखा 12 वैल्यू उस तरह गिवन, इसका मतलब पावर ऑफ 10 कंसिडर करनी पड़नी है, तो आपने कंसिडर करनी, मैंने कहा था ना ए स्टार गेट क्वेश्चन अगर कुछ कराने से पहले ही मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, क्वेश्चन 11 के अंदर, द डायग्राम शोज अ सॉलिड मेटल ब्लॉक हो गया। ठीक है, डिड यू गेट 10 टू रेस पर 3 बेटा, ये किलो है, ये लो 10 टू रेस पर 3। ठीक हो गया, अच्छा जी, उसके बाद डायग्राम शोज अ सॉलिड मेटल ब्लॉक, which equation is used to calculate the density of the metal block। density क्या होता है, mass over volume होता है, mass per unit volume is density। so this is absolutely a D grade student question, तो ये जल्दी हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दिस इज अ बी ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक है, a student balances a non-uniform object on a pivot। Non-uniform का मतलब center of gravity is not lying at its geometrical center। To do this, a weight is suspended near the left end of the object as shown। Where is the center of gravity? बेटे क्योंकि ये हमें बैलेंस हुआ लग रहा है, हमें ये बैलेंस हुआ लग रहा है, तो इसका मतलब है अगर ये तो हमारे पास फोर्स लग रही है, ये तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाएगी, विच इज एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करेगी। यहाँ पे भी होती तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर हमारे पास इसका ये रेस्ट के अंदर शो किया हुआ उसने, तो इसका मतलब इसका कोई क्लॉकवाइज मोमेंट भी होना चाहिए था। इसका मतलब इसका वेट कहीं इस जगह पे एक्ट करेगा, और ये हमारे पास वेट अगर इस जगह एक्ट करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा इसको। तो क्लॉकवाइज जब एंटी क्लॉकवाइज बराबर होंगे तभी ये रेस्ट के अंदर होगा ना। तो ये वेट किस जगह पे लग रहा है? इस जगह पे लग रहा है, विच कॉजेज क्लॉकवाइज मोमेंट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? जहाँ पे सारा वेट किसी चीज का ऑब्जेक्ट का एक्ट करता है, विच इज एट पोजीशन डी। बिल्कुल ठीक है शेर यार। 13 क्वेश्चन में आगे, 7 एनर्जी सोर्सेज आर लिस्टेड, फॉसल फ्यूल्स ब्ला ब्ला, हाउ मेनी ऑफ दीज एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल? अच्छा, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? विच विल रन आउट वन डे। ठीक है। और ये रिन्यूएबल क्या होता है? विच विल नेवर रन आउट वन डे। दे नेवर रन आउट वन डे। नॉन रिन्यूएबल में क्या आते हैं? फॉसल फ्यूल्स आते हैं और न्यूक्लियर हो गया। तीनों फॉसल फ्यूल्स, तीनों फॉसल, पेट्रोल हो गया बेटा, नेचुरल गैस होगी, हमारे पास कोल हो गया, ये तीनों फॉसल फ्यूल्स हो गए। और चौथा हमारे पास क्या आता है? वो हमारे पास वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है। वो सारे के सारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल। उसके अलावा सारे के सारे क्या हमारे पास रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सारे रिन्यूएबल होंगे। तो हमारे पास अगर देखते हैं तो ये फॉसल फ्यूल्स क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, नॉन में लिख रहा हूँ सिंपली। ठीक है, रिन्यूएबल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है? ये रिन्यूएबल होगा।